तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से जहन्नम में धकेलूंगा और पुलिस के हवाले करूंगा। जुरैज सिकंदर की दहाड़ से अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और अमला खौफ से कांप उठा। उसकी आवाज़ में मौत का रक्स और इंतकाम की आग भड़क रही थी और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। उसे आगे बढ़कर शहर का बाजू इतनी बेदर्दी से दबोचा कि शहर को अपनी हड्डियां चटकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन करें, मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगी? शहर रोते हुए और दर्द से शदीद कराहते हुए अपनी सफाई पेश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ जुरैज के गुस्से के आगे दब कर रह गई थी। जुरैज की खूंखार निगाहों में किसी रहम से कोई उम्मीद नहीं थी। उसे कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में घूर रहा था। वीआईपी वार्ड की खामोशी को इमरजेंसी मॉनिटर की तेज और दिल दहला देने वाली पीप मुसलसल चीर रही थी। बेड पर मौजूद 5 साल जायन का जिस्म शदीद झटकों से अकड़ रहा था और उसके माथे की नीली रगें उभर रही थी। सैर के हाथ से खाली सिरिंज फिसल कर फर्श पर गिर चुकी थी और वह वहशत ज़्यादा निगाहों से उस मासूम जान को मौत की वादी में उतरते देख रही थी। वार्ड के दरवाजे पर दूर खड़ी सीनियर नर्स सारिया के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, क्योंकि उसका बिछा हुआ मौत का जाल बिल्कुल निशाने पर लगा था। जल्दी करो, डिफिब्रेटर लाओ, बच्चे की पिल्स तेजी से गिर रही है, हम इसे खो रहे हैं। ड्यूटी डॉक्टर ने माथे पर पसीना पहुंचते इंतहाई घबराहट में चीखते हुए अमले को हिदायत दी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि ये बच्चा किसी वीआईपी शख्सियत का है। डॉक्टर साहब प्लीज़ जाइम को बचा लें, मैंने तो सिर्फ वही दवा दी थी जो लिखी गई थी, मुझे नहीं मालूम वो ये कैसे हो गया। सैर ने अपने हाथ जोड़ते सिसकियाँ लेते डॉक्टर की तरफ देख कर इल्तजा की। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई थी और उसका पूरा वजूद खौफ से लड़ रहा था। बकवास बंद करो तो, कातिल हो तो, और मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। जुरैज ने सहर को बालों से पकड़कर पीछे की तरफ झटका दिया था। उसके लहजे की सख्ती और बेरहमी ने वार्ड में मौजूद हर शख्स का खून मंजमद कर दिया था। ये वो सनसनीखेज और भयानक लम्हा था जिसने कई जिंदगियों का रुख मोड़ दिया था, लेकिन इस तूफान की बुनियाद चंद हफ्ते कबल रखी गई थी। सुरेश सिकंदर 32 साल खुबरू मगर इंतहाई मगरूर और बेरहम इंसान था। वो मुल्क की सफ़े अव्वल की मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ और अरबों की जायदाद का तनहा वारिस था। इस शानदार कारपोरेट मीटिंग के दौरान वो अपने मैनेजर पर बुरी तरह बरस रहा था। मैं 32 साल की उम्र में इस मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेसमैन यूं ही नहीं बन गया। मुझे अपनी कंपनी में नाहल लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अभी इसी वक्त फायर। जुरैज ने गुस्से से फाइल मेज पर पटकते सर और सफाक लहजे में मैनेजर की तरफ देख कर कहा। उसकी आंखों में किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं थी। सर, मेरी मजबूरी समझे, मेरी बीवी बीमार है और मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे एक आखिरी मौका दे दे। मैनेजर ने हाथ जोड़कर रूहानी आवाज़ में इल्तजा की। उसका जर शर्मिंदगी और खौफ से झुका हुआ था। मैं यहाँ खैरात नहीं बांट रहा हूँ, सिकंदर कॉर्पोरेशन को रिजल्ट चाहिए, कहानियाँ नहीं। सिक्योरिटी को बुलाओ और से बाहर फेंको। जुरैज ने अपनी कुर्सी से उठते इंतहाई हकारत अमीर तर्जे में जवाब दिया। अपनी बीवी की नागहानी मौत के बाद उसने खुद को मुकम्मल तौर पर अपने काम और 5 साल बेटे जाइम के लिए वक्फ कर दिया था। जाइम पैदाशी तौर पर दिल के एक पेचीदा मर्ज कार्डियो मायोथी का शिकार था, जिसकी वजह से उसका दिल जिस्म को मुनासिब मकदार में खून फराहम करने से कासिर आता था। जुरैज के दिल का जिंदगी का वाहिद मकसद जाइम की बका थी और इसके लिए वो दुनिया का माहिरीन को इकट्ठा कर चुका था। जुरैज का रवैया अपने मुलाजमिन और अस्पताल के अमले के साथ इंतहाई आमिराना और तरक था। वो किसी की मामूली सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करता था। दूसरी जानिब शहर 23 साल की एक इंतहाई बावकार मोख्ती और मिडिल क्लास लड़की थी। वो बचपन में अपने वालिदैन के साय से महरूम हो चुकी थी। अब वो अपनी बुरी बीमार दादी और एक छोटी बहन की कफालत की वाहिद जिम्मेदार थी। अपने छोटे से खस्ता हाल घर के बावर्ची खाने में वो दादी की दवाइयाँ निकाल रही थी। दादी, आज आपने फिर ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई? आप जानती हैं ना, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। शहर ने ग्लास में पानी डालते फिक्रमंदी और हल्की सी डांट वाले लहजे में दादी से कहा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकन के बावजूद एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। बेटा, तुम 23 साल की अकेली जान हो, किस किस पर चीज़ पर खर्चा उठाओगी? मेरी दवाइयाँ बहुत महंगी है, मैं तुम पर बोझ बन गई। दादी ने अपने कमज़ोर और कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ते इंतहाई दुख और बेबसी से कहा। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। आपी, मैं भी अब स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूंगी, ताकि घर के खर्च में आपकी कुछ मदद हो सके। सैर की छोटी बहन हैना ने अपनी किताबें बस्ते में रखते मासूमियत और हमदर्दी से भरपूर आवाज़ में कहा।
तुम्हारा काम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैं नर्सिंग की ड्यूटी के साथ अस्पताल में ओवर टाइम लगा लूंगी। तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो। शहर ने आगे बढ़कर हिना का माथा चूमा और इंतहाई पुरअज़्म और मजबूत लहजे में कहा, घर का चूल्हा जलाने और दादी की महंगी औदियात का खर्च उठाने के लिए शहर ने नर्सिंग का पेशा अपनाया था। वो शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल में काम करती थी और अपने फ़राइज़ पूरी ईमानदारी और महारत से निभाती थी। शहर की ज़िंदगी की इंतहाई सीधी और घुटन थी, जिसमें काम से वो घर और घर से काम के अलावा कोई तफरीह या आसाइश मौजूद नहीं थी। कुछ अर्सा कब जब जाइम की तबीयत अचानक ख़राब हुई तो उसे एमरजेंसी में से अस्पताल में लाया गया। जाइम अपनी बीमारी और मुसलसल अस्पताल के चक्करों की वजह से इंतहाई चिड़चिड़ा और ज़िद्दी हो चुका था। वीआईपी वार्ड में जाइम ने तूफान खड़ा कर रखा था। मुझे नहीं खानी है कर्फी दवाई, और ना ही मुझे ये सुई लगवानी है। तुम सब बहुत बुरे बुरे हो, यहाँ से जाओ, मुझे छोड़ दो। जाइम ने गुस्से से रोते हुए दवाई का चम्मच नर्स के हाथ से गिरा दिया और बेड पर मुंह छुपाकर जोर जोर से चीखने लगा। वार्ड में मौजूद तमाम नर्सें और जूनियर डॉक्टर उसकी इस हालत पर परेशान और खौफजदा खड़े थे। तमाम लोगों की इतनी भारी तनख्वाहें हैं, क्या मैं इस तमाशे के लिए देता हूँ कि एक छोटे से बच्चे से डील नहीं किया जाता तुम जाहलों से? जुरैज सिकंदर गुस्से से दहाड़ते हुए चीफ मेडिकल ऑफिसर पर बरस रहा था। उसकी गर्दन की रगें तन गई थी और आंखों में शदीद गुस्सा था। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर जाइम मजीद जोर से रोने लगा। सर, बच्चा बहुत ज़िद्दी हो चुका है। कार्डियो मायोपैथी की वजह से मुसलसल अस्पताल रहकर वो जहनी दबाव का शिकार है। हमने शहर को बुलाया है, वो बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने हकलाते और इंतहाई माजरत खाना अंदाज में जुरैज को ठंडा करने की कोशिश की। अस्पताल इंतजामिया ने फ़ौरन शहर के बेहतरीन पेडियाट्रिक रिकॉर्ड को देखते उसे जाइम की ड्यूटी में तलब कर लिया था। शहर तेजी से वार्ड में दाखिल हुई और सीधी जाइम के बेड के पास आई। उसने वार्ड के तनाव बड़े माहौल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है। क्या इतने बहादुर और प्यारे बच्चे ऐसे रोते हैं? हम तो एक जादू वाली दवाई पीने लगे हैं, जिससे दिल का सारा दर्द फौरन गायब हो जाता है। शहर ने इंतहाई नरम और ममता बड़ी शफकत से जाइम के माथे पर हाथ रखा और मीठी मुस्कुराहट के साथ बोली। उसकी आवाज़ में बिला की मिठास और एक अजीब सा सुकून था। तुम झूठ बोल रही हो, ये जादू वाली कड़वी दवाई है। मुझे पता है, तुम मुझे मारना चाहते हो। जाइम ने रोते रोते आंखें खोलकर शहर को देखा था और सिसकते हुए शिकवा किया। उसकी मासूम आंखों में खौफ और गुस्सा मिला जुला था। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। अगर ये दवाई कड़वी हुई तो आप मुझे दो जो दिल चाहे सजा दे देना, लेकिन अगर ये मीठी हुई तो आपको मेरी एक ज़बरदस्ती कहानी सुननी पड़ेगी। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? शहर ने प्यार से उसके आंसू साफ किए और दवाइयों का चम्मच उसके होंठों के बिल्कुल करीब करते एक दोस्ताना चैलेंज दिया। जाइम ने हिचकिचाते हुए दवाई पी ली और फिर हैरत से शहर को देखने लगा, क्योंकि शहर ने दवाई के साथ थोड़ा सा शहद भी इसमें मिला दिया था। शहर की इस छोटी सी मोहब्बत और चालाकी ने जाइम का दिल जीत लिया। जाइम शहर के साथ मानूस हो गया। उसकी हर बात खामोशी से मानने लगा। ये नर्स कौन है और इसकी ड्यूटी मेरे बेटे के वार्ड में किसने लगाई है? मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जुरैज दूसरा शीशे के पार सब महसूस कर रहा था। उसे अपने मैनेजर की तरफ सर्द निगाहों से देखते इंतहाई शक्की और तलख लहजे में पूछा, सर, ये सहर है, हमारी अस्पताल के बेस्ट पेडियाट्रिक नर्स हैं। इसका बच्चों के साथ रवैया बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं जाइम बाबा भी इसके साथ खुश है। मैनेजर ने डरते डरते इंतहाई मोहतात अंदाज में जुरैज को कॉल करने की कोशिश की थी। बकवास बंद करो, सब सिर्फ वीआईपी अलाउंस है और मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए घटिया ड्रामे है। इन मिडिल क्लास लोगों की फितरत में सिर्फ लालच होता है। इस लड़की पर कड़ी नज़र रखो। मुझे इसकी कोई भी हरकत मशकूक लगी तो मैं सीधा इसे जेल भेज दूंगा। जुरैज ने हकारत और बेबसी से जवाब दिया और गुस्से से मुड़कर कॉरिडोर की तरफ चला गया। उसकी शक्की दिमाग में मोहब्बत और बेलौस खिदमत की कोई गुंजाइश नहीं थी। अस्पताल की सीनियर नर्स सारिया शहर की इस कामयाबी और वीआईपी वार्ड में तैनाती पर शदीद हसद का शिकार हो चुकी थी। सारिया एक लालची और मौका परस्त औरत थी जो जुरैज सिकंदर की वीआईपी वार्ड की ड्यूटी हासिल करना चाहती थी, ताकि जुरैज की नज़रों में आकर भारी टिप्स और माली फ़ायदा हासिल कर सके और अस्पताल की इंतज़ामी पर अपना असर और रसूख बढ़ा सके। ये दो कोड़े की लड़की शहर मेरी जगह लगी इस अस्पताल की सीनियर नर्सों में, और ये वीआईपी ड्यूटी मेरा हक था। उसे ज़रूर कोई जादू टोना किया है इस ज़िद्दी बच्चे पर। सारिया ने स्टाफ रूम में अपनी साथी नर्स के सामने गुस्से से कॉफ़ी का कप मेज़ पर पटकते
انتہائی زہریلے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام اور حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ساریہ، تم خواہ میں جل رہی ہو۔ سحر واقعی بہت مختصر ایماندار لڑکی ہے اور زائم اس سے بہت مانوس ہو گیا۔ تم اپنا کام کرو اور اسے اپنے کام کرنے دو۔ ساتھی نرس نے ساریہ کو سمجھاتے انتہائی پرسکون اور حقیقت پسندانہ انداز میں جواب دیا، میں جل نہیں رہی، میں اپنا حق چھیننا جانتی ہوں۔ وی آئی پی وارڈ کی ٹپس اور الاؤنس پر صرف میرا حق تھا۔ اب تم دیکھنا میں زہر کا کیا حل کرتی ہوں۔ اسے ہسپتال سے دھکے مار کر نہ نکلوایا تو میرا نام بھی ساریہ نہیں۔ ساریہ نے اپنے دانت پیستے ہوئے ایک انتہائی خطرناک اور شیطانی ارادے کے ساتھ جواب دیا۔ زہر کی تعیناتی نے ساریہ کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ جب بھی ہسپتال کا عملہ یا ڈاکٹر زہر کی لگن کی تعریف کرتے تو ساریہ کے اندر جلن مزید بڑھ جاتی۔ اسے زہر کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا ایک بھیانک اور جان لیوا فیصلہ کر لیا تھا۔ ساریہ جانتی تھی کہ زریز سکندر کتنا بے رحم اور درندہ صفت انسان ہے۔ اگر زہر سے زائم کے معاملے میں کوئی بڑی غلطی ہوئی تو زریز اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور اسپتال کے کوریڈور میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ سحر زائم کی سراہنے بیٹھی اس کا بخار چیک کر رہی تھی۔ زائم سکون کی نیند سو رہا تھا۔ سحر بیٹا، ڈاکٹر صاحب نے زائم کی پچھلی تمام رپورٹس فوراً منگوائی ہیں، ذرا جلدی جا کر ریکارڈ روم سے اس کی فائل تو لیا۔ ڈاکٹر صاحب راؤنڈ پر آنے والے ہیں۔ ڈیوٹی ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے وارڈ میں جھانک کر سیر کو اجلت بڑے انداز میں ہدایت دی۔ میرا شہزادہ کتنی سکون سے سو رہا ہے، میں بس ابھی 2 منٹ میں فائل لے کر آتی، تب تک آپ اس کے پاس ہی کھڑے رہیں۔ سیر نے انتہائی محبت اور نرمی سے زائم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور زائم پر کمبل درست کرتی اسسٹنٹ کے کہنے پر وارڈ سے باہر نکل گئی۔ یہی وہ سنہری موقع تھا جس کی تلاش میں ساریہ کئی دن سے گھاٹ لگائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی زہر راہداری کے موڑ پر مڑی اور اسسٹنٹ بھی کسی کام سے باہر نکلا، ساریہ ایک چلاک بلی کی طرح دبے قدموں وی آئی پی وارڈ میں داخل ہوئی۔ اس کی لالچی نظریں سیدھا زائم کی ڈرپ اور پاس رکھی میڈیسن پر گھٹ گئی۔ اب بچ کر دکھاؤ سحر، تمہارا کیریئر اور تمہاری زندگی دونوں آج رات اس وی آئی پی وارڈ میں دفن ہو جائیں گے۔ تم نے ساریہ سے پنگا لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ساریہ نے ایک زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ خود کلامی کی اور تیزی سے اپنے ہاتھ چلاتے ہوئے ٹرے میں موجود معمول کا لائف سیلنگ انجیکشن غائب کر دیا۔ اس کی جگہ اس نے اپنی جیب سے پہلے سے چھپا کر نکالا ہوا ہائی ڈوز پوٹاشیم کلورائڈ کیا انجیکشن رکھ دیا۔ ساریہ میڈیکل کی سینئر نرس ہونے کے ناطے یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ پوٹاشیم کی اتنی تیز مقدار دل کی دھڑکن کو فوری روک سکتی ہے، جس سے زائم کی موت یقینی واقع ہو جائے گی اور اس قتل کا سارا ملبہ سحر کی غفلت پر گرے گا۔ اپنے بھیانک کام مکمل کرنے کے بعد ساریہ بالکل خاموشی سے وارڈ سے نکل گئی اور دور اندھیرے کوریڈور میں کھڑی تماشا دیکھنے لگی۔ چند منٹ بعد سحر تیزی سے چلتی ہوئی رپورٹس لے کر واپس آئی۔ اس نے فائل بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ٹرے سے انجیکشن اٹھا لیا۔ لو زائم بیٹا، بس یہ آخری دوا لگ جائے، پھر تم جلدی سے مکمل ٹھیک ہو کر اپنے گھر جاؤ گے۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ سحر نے سوتے ہوئے زائم کی گال کو تپتپاتے ہوئے انتہائی محبت اور درد مندی سے کہا۔ سحر بالکل لا علم تھی کہ اس کے ہاتھ میں زائم کی زندگی نہیں بلکہ موت کا سامان موجود ہے۔ اس نے زائم کا ڈرپ کی نالی صاف کی اور انجیکشن کی دوا انتہائی احتیاط سے اس میں پش کر دی۔ دوا خون میں شامل ہوتے ایک قیامت خیز لمحہ شروع ہو گیا۔ زائم کی آنکھیں اچانک خوفناک حد تک کھلی رہ گئی۔ اس کا پورا جسم ایک شدید جھٹکے سے بیڈ سے اچھلا۔ مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی متوازن لگی رہی، تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگی اور خطرناک ویپ کی کان پھاڑ دینے والی آواز نے پورے فلور کی خاموشی کو ہلا کر رکھ دیا۔ زائم، میرے بچے کیا ہوا؟ تمہیں آنکھیں کھولو نا زائم، ڈاکٹر جلدی آئے۔ سحر نے انتہائی گھبراہٹ اور صدمے کی حالت میں زائم کو پکڑا، لیکن اسے بس یہ محسوس ہوا بچے کی دیوا کے رگے پھٹنے کے قریب ہے۔ سحر کے ہاتھ سے سرنج فرش پر گر پڑی اور اس کی دل خراش چیخ سن کر ڈاکٹرز اور عملہ وارڈ کی طرف بھاگے۔ اس سے پہلے کہ سینئر ڈاکٹر زائم کو سنبھال پاتا، وارڈ کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور زریز سکندر ایک بچھڑے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ رات کے اسپتال صرف اپنے بیٹی کی خاموشی سے سوتا ہوا دیکھنے آتا تھا، لیکن آج اس کا استقبال اس کی زندگی کی سب سے بڑی موت کی خبر نے کیا تھا۔ زریز کی غصہ بھری نگاہیں سیدھی سحر پر گر گئی۔ اسے 2 قدم آگے بڑھ کر سحر کا بازو اتنی درندگی سے دبوچا کہ سحر کے منہ سے دردناک چیخ نکلی۔ میں نے کچھ نہیں کیا سر، میرا یقین کر، میں آپ کے بچے کو کیوں ماروں گی؟ سحر زاروں کی طرح روتے فرش پر گرنے لگی، لیکن زریز نے اسے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ زریز کی آنکھوں میں صرف موت کا رقص
और इंतकाम था। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं अपने हाथों से पुलिस के हवाले करूंगा। जुरेज की दहाड़ ने सबको सुन कर दिया था। सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस, जो जुरेज के प्रोटोकॉल का हिस्सा थे, फौरन अंदर दाखिल हो गए। सारिया दूरखरी सारे मंजर से लुत्फ अंदोज हो रही थी। उसका भयानक मंसूबा कामयाब हो चुका था और शहर जुरेज सिकंदर के गज़ब का शिकार होकर मौत के मुंह में जा रही थी। मॉनिटर की आवाज़ मदम होती जा रही थी और जुरेज शहर को घसीटता हुआ वार्ड से बाहर ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद शहर हवालात की तरीक और बदबूदार कोठरी में सर्द फर्श पर बैठी जारों की तार हो रही थी। मुझे बाहर निकालें, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मैंने इस मासूम बच्चे को कोई जहर नहीं दिया। खुदा के लिए मेरी बात सुने, खुदा के लिए मेरी बात सुने। मेरी दादी और बहन अकेली हैं, वो भूख से मर जाएंगी। शहर ने सलाखों की मजबूती से पकड़कर उसे रोते हुए बाहर खड़ी लेडी कांस्टेबल की मिन्नत समाजत की। उसकी आवाज़ में इल्तिजा और बेबसी का एक ना ख़त्म होने वाला समंदर था। बकवास बनकर कातिल लड़की, तूने जुरेज सिकंदर के इकलौते वारिस को मारने की कोशिश की है। अब तेरी सारी जिंदगी इस अंधी कोठरी में ही सड़ते हुए गुजरने वाली है। लेडी कांस्टेबल ने इंतहाई हकारत और गुस्से से सलाखों पर अपना भारी डंडा मारते शहर को डराया। उसकी आंखों में शहर की हालत जार के लिए कोई हमदर्दी या तरस नहीं था। मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। जो सिर्फ एक बार जुरेज साहब से बात करने थे। मैं उन्हें सब सच बता दूंगी, मेरा यकीन करें। शहर ने अपने हाथ जोड़ती सिसकियां बढ़कर दोबारा इल्तिजा की, लेकिन उसकी आवाज़ कोठरी की दीवारों से टकरा कर वापस आ गई। दूसरी तरफ शहर के टूटे फूटे और खस्ता हाल घर में भूख और शदीद मायूसी का राज था। बूढ़ी दादी चारपाई पर नढाल पड़ी थी और छोटी बहन हिना रो रो कर हलकान हो चुकी थी। घर में राशन का एक दाना तक मौजूद नहीं था। दादी जान, 2 दिन हो गए हैं, आप ही घर नहीं आई और हमारे पास खाने को एक नवाला तक नहीं है। मैं अपनी आप ही के बगैर मर जाऊंगी, उन्हें कहीं से ढूंढ कर लाना। हिना ने दादी के कमजोर सीने से लगकर हिचकियां लेते हुए इंतहाई कर्बनाक आवाज में कहा। उसके मासूम चेहरे पर आंसू की लकीरें जम चुकी थी। मेरे अल्लाह, मेरी मासूम बच्ची पर कौन सी अवतार आन पड़ी है। वो तो किसी चूंटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो मेरी शहर की हिफाजत करना मेरे मौला। दादी ने कांपते और लड़ते हाथों से आसमान की तरफ इशारा करते इंतहाई दर्दनाक आवाज में दुआ की। उनकी आंखों की बनाई मुसलसल आंसू बहाने से मजीद धुंधला गई थी। अस्पताल के इंतहाई नगाहत वाले वार्ड में डॉक्टर की एक बड़ी टीम पिछले कई गेटों से एजाइम की जान बचाने की तगदत में लगी हुई थी। मशीनों की पिप वाट में एक अजीब सी दहशत फैला रही थी। हमने बच्चे के जिस्म से पोटेशियम का जहर असर तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसके दिल पर अचानक पड़ने वाले दबाव ने उसके असाबी निज़ाम को शदीद तरीन झटका दिया है। चीफ कार्डियोलॉजिस्ट ने जुरेज सिकंदर की तरफ दिखती इंतहाई तशवीशनाक और संजीदा लहजे में सूरत हाल बयान की। उनके माथे पर पसीना और चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। लेकिन मेडिकल की फजूल टर्म्स मत सुनाए मुझे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक चाहिए। मैं इसे पूरे अस्पताल को खरीद कर आग लगा दूंगा अगर जाहिम को कुछ हुआ तो। जुरेज ने डॉक्टर को कॉलर पकड़ने वाले अंदाज में आगे बढ़कर इंतहाई धमकी अवेज और खतरनाक अंदाज में कहा। उसकी आंखों की सुर्खी उसके अंदर मचलने वाले तूफान की वाजिया बता दे रही थी। सर, हमने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन बच्चा एक गहरी नफ्सियाती सदमे में चला गया। वो आंखें खोल रहा है मगर किसी चीज़ पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा। डॉक्टर ने जुरेज की शदीद गुस्से और खौफजदा होते हुए 2 कदम पीछे हटकर बमुश्किल जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक गहरी मायूसी और बेबसी छुपी थी। जाइम का इलाज करते वक्त सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने जाइम को अपने प्राइवेट केबिन में तलब कर लिया था। माहौल में एक अजीब सी घुटन और मौत जैसी खामोशी थी। मिस्टर सिकंदर, मैं आपसे बिल्कुल सीधी और दो टोक बात करूंगा। जाइम की मौजूदा हालत और का ताल्लुक अब हमारी दवाओं से ज़्यादा उसके दिमाग और जज्बात से जुड़ चुका है। डॉक्टर ने अपनी ऐनक मेज पर रखते इंतहाई संजीदा और पेशेवराना अंदाज में जुरेज की आंखों में देखते हुए कहा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं दुनिया की बेहतरीन और महंगे तरीन माहिरीन को इस वक्त यहाँ बुला सकता हूँ, बस मुझे बताएं उसे कौन सी मशीन में कौन सा इलाज चाहिए। जुरेज ने अपनी कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदलते इंतहाई मगरूर और बेसब्रेपन से पूछा। दुनिया की कोई महंगी मशीन आपके बेटे को मुकम्मल कोमा में जाने से नहीं रोक सकती। उसे इस वक्त सिर्फ उस नर्स सहर की जरूरत है जिसके साथ उसने जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ कायम किया था। डॉक्टर ने सुरेश की बात काटते हुए एक जोरदार और हातमी लहजे में कड़वी हकीकत उसके मुंह पर मारी। सुरेश का चेहरा ये सुनकर एकदम स्या पड़ गया। ये नामुमकिन है। वो लड़की एक कातिल है और मैं इसके नापाक साय को भी
अपने बेटे के करीब नहीं भटकने दूंगा। आप फौरन कोई और रास्ता निकालें। जुरेज ने शीशे की मेज पर जोर से मुक्का मारते इंतहाई गुस्से नफरत से चीख कर कहा। शहर का नाम सुनते उसके तन पतन में जैसे हसरत और इंतकाम की आग लग गई थी। अगर जाइम को अगले चंद घंटों में उसका मतलूबा माहौल और शहर की मौजूदगी ना मिली तो मुस्तकिल कोमा में चला जाएगा और उसकी दिल की धड़कन हमेशा के लिए बंद हो सकती है। अब फैसला आपका है। डॉक्टर ने अपनी फाइल बंद करते इंतहाई सर्द और बेलचक अंदाज में सुरेश को आखिरी वार्निंग दी। इस वार्निंग ने सुरेश के तकब्बुर और गुरूर को लम्हों में खाक में मिला दिया। अपने इकलौते बेटे को मौत के मुंह में जाता देख जुरेज सिकंदर की सारी अकड़ और फिरौनी टूट चुकी थी। वो मजबूरन थाने गया और अपने असर और रसूख से शहर के खिलाफ कटी हुई एफआईआर वापस ली। चंद घंटों बाद वो हवालात से शहर सामने खड़ा था। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी मोहताज हो गई है, वरना मैं तुम्हें इसी तरीक कोठरी में सड़ा कर मार देता और कोई तुम्हारी लाश भी ना उठाता। जुरेज ने जेल का दरवाजा खुलवाते इंतहाई सफाक और जहरीले लहजे में शहर को घूट कर कहा। उसकी नजरों में बदसूर नफरत और इंतकाम की चिंगारियां थी। मुझे मेरी बीमार दादी और बहन के पास जाने थे। वो 2 दिन से भूखी होंगी। मैंने आपके बेटे के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। शहर लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकले और हाथ जोड़कर इंतहाई बेबसी और जारों के तार रोते हुए मिन्नत की। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ खुश्क थे। तुम्हारी दादी की जान, तुम्हारी बहन की रोटी अब मेरी मुट्ठी में है। तुम सीधा मेरे साथ दफ्तर चलोगी और मेरी हर शर्त मानोगी। जुरेज ने शहर का बाजू एक बार फिर इंतहाई सख्ती से जकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ धकेला। उसके लहजे में एक खूंखार दरिंदे जैसी सख्ती और हकमियत थी। जुरेज की शानदार गाड़ी सीधी सिकंदर कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस रुकी। शहर को जुरेज की आलिशान दफ्तर ने एक मुजरिम की तरह खड़ा किया गया था। जुरेज ने दराज से एक कानूनी फाइल निकाली और मेज पर फेंकी। ये मुआहिदा है, तुम कानून की नज़र में मेरी कागजी बीवी बनकर मेरी हवेली में रहोगी और 24 घंटे जाइम की प्राइवेट नर्स का काम करोगी। यही तुम्हारी सजा, तुम्हारी कीमत है। जुरेज ने इंतहाई हाकिमाना और जालिमाना अंदाज में हुक्म दिया। उसके चेहरे पर एक जाबिराना और फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैं आपसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। ये कैसा जुल्म है। आप मुझे मेरी मर्जी के बगैर ऐसे कैद नहीं कर सकते। यह सरीहन कानून के खिलाफ है। शहर ने आंखों में आंसू लिए इंतहाई सदमे और शदीद गुस्से की हालत में इनकार किया। उसके अंदर की सोई हुई गैरत और जिल्लत अमेज पेशकश उस पर जाग उठी थी। कानून मेरी जेब की घड़ी में। अगर तुमने इस कागज़ पर दस्तखत ना किए तो तुम्हारी दादी की दवाइयाँ और बहन की तालीम तो दूर, उन्हें सड़क पर भीख मांगने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। जुरेज ने अपनी कुर्सी से उठकर शहर के बिल्कुल करीब आते एक भयानक और खौफनाक धमकी दी थी। आप एक बेरहम शैतान है, एक मजबूर और बेसहारा लड़की की बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। मेरा अल्लाह आपको इस जुल्म पर कभी माफ नहीं करेगा। शहर ने शिद्दत गम से कांपते हुए हाथ से पेन पकड़ा और रोते हुए उस जालिमाना मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। उसकी रूह उस घटिया सौदे पर तड़प रही थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसी रात सुरेश सिकंदर की शानदार लेकिन वीरान ड्राइंग रूम में एक इंतहाई सर्द और बेरूह माहौल में दोनों का निकाह पढ़ाया गया। निकाह ख्वाह के जाने के बाद जुरेज शहर के मुद्दे मुकाबिल खड़ा था। मुझे ये निकाह सिर्फ जाइम के लिए कबूल है, लेकिन अच्छी तरह याद रखना, इस रिश्ते की हकीकत सिर्फ एक कागज तक महदूद है। इस हवेली में तुम्हारी हकीकत एक कैदी है और अदना मुलाजिम से बढ़कर कुछ नहीं होगी। जुरेज ने शहर की तरफ देखते इंतहाई तहकीर अमेज और काटदार लहजे में सख्त वार्निंग दी थी। उसकी आवाज़ में बर्फ जैसी ठंडक और बेगानगी थी। मुझे भी आप जैसे मगरूर और जालिम इंसान की बीवी कहलाने का कोई शौक नहीं है। सैर ने अपने गालों पर गिरे आंसू साफ करते इंतहाई मजबूत और बेबाक लहजे में कहा। जैसे ही हवेली का दरवाजा खुला तो जुरेज की बेवा पुप्पी और उनकी मगरूर बेटी रिमशा सामने लाउंज में खड़ी थी। उनकी शाती नजरें शहर को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। तो ये है वो सड़क छाप और खूनी नर्स जिसे तुमने अपने सर पर बिठा लिया है। जुरेज, इस 2 टके की मिडिल क्लास लड़की को इस शानदार हवेली की मालकिन बनाने का सोचना भी मत। फूफो ने इंतहाई हकारत और तंजिया लहजे में सैर के सादे कपड़े को देखते नाक मुंह चढ़ाई थी। उनके चेहरे पर सख्त नागवारी और तकब्बुर था। फूफो जान, आप बिल्कुल फिक्र न करें। ये कोई मालकिन नहीं, बल्कि सिर्फ जाइम की नौकरानी है। इसकी औकात इस हवेली के सर्वेंट क्वार्टर और जाइम के कमरे से ज्यादा कुछ नहीं है।
जुरैज ने फूफी को तसल्ली देते सैर की खुलेआम तजलील की और इंतहाई रौनक भरे अंदाज में उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया और सीढ़ियां चढ़ गया। चल छोड़ मुझे, वो दो कौड़ी की लड़की, अगर तुमने अपने हुस्न के जाल में जुरैज को फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो भयानक हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। हमेशा ने आगे बढ़कर सैर के कंधे को जोर से धक्का देते इंतहाई हसद और गुस्से से धमकी दी। वो खुद अरसे से जुरैज की दौलत और उसकी हवेली पर नजरें जमाए बैठी थी। मुझे आपके इस महल और आपके मगरूर जुरैज में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ जाइम के कमरे का रास्ता बता दे, मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। सहर ने रिमशा की धमकी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दे इंतहाई वक़ार के साथ सीधा जवाब दिया। उसकी सीधी बात ने रिमशा और पुप्पो के तन बतन में आग लगा दी। सहर सीधी जाइम के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में लगी लाइव स्पोर्ट मशीनों की आवाज़ें खुल रही थी। जाइम बड़े से बेड पर बिल्कुल बेहिस हरकत लेटा था और उसकी आंखों खुली मगर मुकम्मल तौर पर बेतासुर थी। जाइम, मेरे बच्चे, तुम्हारे मामा सहर वापस आ गए। उठो मेरे शहजादे, मुझसे बातें करो। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और नई कहानी लाई हूँ। सहर भाग कर जाहिम के बेड के पास आकर उसका माथा चूमते इंतहाई दर्दनाक आवाज में रो पड़ी। उसकी ममता का समंदर उस मासूम बच्चे को देखकर उमड़ आया था। डॉक्टर कहते हैं तुम मुझसे नाराज हो और तुमने खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा मत करो जाहिम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जल्दी से ठीक हो जाओ। सहर ने जाहिम के छोटे से बेजान हाथ को अपने गालों पर रखकर सिसकियां लेते हुए कहा। उसके गर्म आंसू जाहिम के ठंडे हाथ पर गिर रहे थे। जाइम ने आंसुओं की पत्तियां हल्की सी हरकत दी, जैसे उसके मफलूज दिमाग ने सर की जानी पहचानी आवाज पहचान ली हो। मॉनिटर पर उसकी गिरती हुई दिल की धड़कनों में एकदम से हल्की सी बेहतरी जाहिर हुई। जुरैज खिड़की के नीम व दरवाजे पर खड़ा एक सारा जज्बाती मंजर खामोशी से दिख रहा था। उसके अंदर का शक्कीर इंसान एक लम्हे के लिए सर की सच्ची तड़प को देखकर पिघला, लेकिन उसका गुरूर फौरन आड़े आ गया था। उसकी जान बचाओ, वो तुम्हारी ड्यूटी और मुआहदा है। अगर उसकी धड़कन दोबारा गिरी तो तुम्हारी दादी की सांसें भी उसी वक्त हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। जुरैज ने अपने मचलते हुए जज्बात को छुपाते कमरे में दाखिल होते इंतहाई सख्त और बेरहम लहजे में सर को हुक्म दिया। आप फिक्र न करें मिस्टर सिकंदर, मैं इस मासूम बच्चे को मौत के मुंह से निकाल कर आपके हवाले करूंगी और जहन्नम से जरूर निकलूंगी। मेरा खुदा मेरी बेगुनाही का सबूत जरूर देगा। सहर ने जुरैज को जाता देख इंतहाई और दुख भरे लहजे में खुद से वादा किया। हवेली के वसी और सर्द कमरे में मशीनों की मदम आवाज के साथ सिवा मुकम्मल खामोशी तारी थी। सैर पिछले कई दिनों से मुसलसल जाग रही थी और उसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के पड़ चुके थे। वो जाइम के बेड के पास बैठी उसके बेजान हाथों को अपने हाथ में लिए मुसलसल दुआएं पढ़कर फूंक मार रही थी। उस सबका अपना दिल उस मासूम बच्चे के लिए एक सगी माँ की तरह तड़प रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और रमशा अपनी मखसूस रौनक के साथ अंदर दाखिल हुई। तुम्हें क्या लगता है इस ड्रामे और इस झूठे आंसू से तुम इस हवेली की मालकिन बन जाओगी? जुरैज की दौलत पर सिर्फ मेरा हक है और तुम्हारी हकीकत इस हवेली की एक अदना नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। रमशा ने इंतहाई हकारत अमेज लहजे में शहर को सर से पैर तक देखते तंज के तीर चलाए थे। उसके चेहरे पर तकब्बुर और शदीद हसद की लकीरें वाज़ह थी। मुझे आपके इस महल और जुरैज की दौलत में सरा पर भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इस मासूम की जिंदगी बचाना है और इसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। सहर ने इंतहाई सुकून से रिमशा की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा वक़ार और मजबूती थी जिसने रिमशा को अंदर तक चला दिया। जबान तराश लड़की, तुम बोल रही हो तुम यहाँ एक कातिल के तौर पर कैद हो। मैं बहुत जल्द तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी और जुरैज तुम्हें दोबारा उसी जेल की कोठरी में सड़ने के लिए भेज देगा। रिमशा ने गुस्से से दांत पीसते हुए आगे बढ़कर सहर के कंधे पर जोर से उंगली मारी और एक भयानक धमकी दी। वो सहर की खुद एतमादी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब तक ये बच्चा मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता, दुनिया की कोई ताकत मुझे इस तरह से दूर नहीं कर सकती। आपको जो करना है आप कर ले। मेरा खुदा मेरी नीयत और मेरी बेगुनाही का वाहिद गवाह है। सहर ने रिमशा की उंगली को पीछे हटाते इंतहाई पुरअज़्म और बेखौफ लहजे में अपना फैसला सुनाया और उसने दोबारा अपना सारा समा ध्यान जाइम की तरफ मरकूज कर लिया और रिमशा को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। रिमशा पैर पटकती गुस्से से बुरबुराती कमरे से बाहर निकल गई थी।
सहर ने एक लंबी सांस ली और जाइम के माथे पर प्यार से बोसा दिया। एक सुबह जब खिड़की से सूरज की किरण कमरे में दाखिल हो रही तो सहर जाइम का सर सहला रही थी। अचानक सहर को महसूस हुआ जैसे जाइम की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई है। जाइम का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने झुककर जाइम के चेहरे को गौर से देखा। जाइम मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आंखें खोलो मेरे शहजादे, देखो तुम्हारी सहर मामा तुम्हारे पास बैठी है। सहर ने इंतहाई बेताबी और खुशी से कांपती आवाज में जाइम को पुकारा। उसके चेहरे पर उम्मीद की एक चमक उभर आई थी और आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े थे। जाइम की बंद पलकों में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई और उसने इंतहाई आहिस्ते से अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजरें सीधी सहर के चेहरे पर जम गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसके सूखे हुए होंठ हिले। मामा, अब कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मत जाया करें, मुझे डर लगता है। जाइम ने इंतहाई कमजोर लेकिन मायूस आवाज में सहर को पुकारा और अपने छोटे छोटे बाजू सहर की गर्दन के गिर्द लपेट दिए। उसके मासूम चेहरे पर सहर को देखकर एक बेपनाह सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। मैं कैसे नहीं कहीं नहीं गई थी मेरे बेटा, मैं हमेशा आपके पास हूँ। अब हम खूब सारी कहानियाँ सुनेंगे और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सहर ने जाइम को अपने सीने से लगाकर ज़ारों की तार रोते हुए कहा था। उसकी ममता का समंदर उस मासूम बच्चे के गले लगते ही झलक पड़ा था और उसकी सारी थकन एक पल में गायब हो गई थी। इस दौरान जुरैज सिकंदर कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था और रात पर काम करने के बाद सुबह जाइम को देखने आया था। जाइम को होश में और सहर के गले में लगा देख उसके अंदर एक अजीब सा सुकून और तमानियत का एहसास जाग उठा था। तुम्हें पैसे इसी काम के दिए जाते हैं ना जाइम, कि फौरन दवाई दो और इससे ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई जज्बाती ड्रामा नहीं चल रहा। जुरैज ने अपने मचलते हुए जज्बात को सख्ती से दबाते हुए कमरे में दाखिल होकर इंतहाई सर्द और हाकिमाना लहजे में सहर को हुक्म दिया। उसका चेहरा बदसूर, स्पाट और बेतासुर था। जाइम ने जुरैज की सख्त आवाज़ सुनकर सहर को मजीद मजबूती से पकड़ लिया और खौफजदा निगाहों से अपने बाप की तरफ देखने लगा। आपका रवैया इस बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे इस वक्त आपकी मोहब्बत और नरमी की ज़रूरत है, आपकी इस ख्वामोख्वाह की सख्ती की नहीं। सहर ने जाइम के बालों में हाथ फेरते जुरैज की तरफ देखकर इंतहाई दो टोक और बेबाक अंदाज में आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की से ये सीखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपने बेटे के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। अपनी हद में रहो और अपना काम करो। जुरैज ने गुस्से से मुठ्ठियां भींचती इंतहाई तलख और काटदार लहजे में सहर की बात काट दी। उसका गुरूर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि सहर वाकई जाइम के लिए इतनी अहम हो चुकी है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ मिस्टर सिकंदर, और आपका यह गुरूर एक दिन आपको बहुत अकेला कर देगा। सहर ने इंतहाई पुरसुकून और संजीदा लहजे में आखिरी बात की और दवा की ट्रे की तरफ मुड़ गई। जुरैज उसकी ये बेखौफी और सच्चाई पर अंदर से झिंझुला कर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जाइम की सेहत तेजी से बहाल होने लगी। शहर की ममता भरी देखभाल ने जाइम के अंदर जीने की एक नई उमंग पैदा कर दी थी। रिमशा अपने कमरे से तैयार होकर नीचे उतरी और उसकी नज़र जाइम पर पड़ी, जो उसके एक कीमती मैगजीन के ऊपर अपनी किताब रखकर रंग कर रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? कर रुक गंदे बच्चे, तुमने मेरा इतना महंगा मैगजीन खराब कर दिया। तुम्हें तमीज सिखाने वाला इस घर में कोई नहीं है क्या? रिमशा ने इंतहाई गुस्से और चिड़चिड़ेपन से जाइम के हाथ से पेंसिल छीन कर दूर फेंक दी और जोर से चीखी। उसके चेहरे पर जाइम के लिए शदीद नफरत और नागवारी थी। मुझे नहीं पता था कि आपकी है, मैं तो सिर्फ अपने कार्टून में रंग भर रहा था। आप बहुत बुरी हैं, मुझे तंग मत करें। जाइम ने डरते हुए पीछे हटकर रूहानसी आवाज में जवाब दिया। उसकी मासूम आंखों में आंसू तैरने लगे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे? आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम याद रखोगे। रिमशा गुस्से से पागल हो गई और उसने जाइम को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ पूरी ताकत से फिजा में बुलंद किया। उसकी आंखों में वहशत थी। इससे पहले कि रिमशा का हाथ जाइम के मासूम चेहरे तक पहुंचता, एक मजबूत हाथ ने रिमशा की कलाई को फिजा में ही लोहे की तरह दबोच लिया। सैर जो किचन से भागती रही थी, एक बिछड़ी हुई शेरनी की तरह रिमशा और जाइम के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। खबरदार रिमशा, अगर तुमने इस बच्चे पर हाथ उठाने का सोचा भी तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम अपनी ये हरकत सारी जिंदगी याद रखोगे। सैर ने रिमशा की कलाई को इतनी सख्ती से मोड़ा कि रिमशा के मुंह से दर्द की हल्की सी चीख निकल गई। सैर की आंखों में इस वक्त शोले भड़क रहे थे और उसका लहजा किसी खूनख्वार जंगजू जैसा था। तुम्हारी ये जुर्रत, 2 टके की नौकरानी, तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? मैं अभी जुरेज को बुलाकर तुम्हें इस घर से बाहर फेंकवा दूंगी।
रिमशा ने अपना हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते इंतहाई जिल्लत और गुस्से के मिले जुले एहसास के साथ चीख कर सहर को धमकी दी, मैं नौकरानी हूँ या कैदी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बच्चा मेरी जान है और इस पर पड़ने वाली हर तकलीफ को मुझसे गुजर कर जाना होगा। अपनी हद में रहना सीखो। सहर ने रिमशा का हाथ एक जोरदार झटके से पीछे की तरफ धकेला और इंतहाई जलाल और रोबदार आवाज में उसे सख्त वार्निंग दी। जाइम खौफ के मारे सहर की टांगों के साथ चिमट गया था। इस दौरान जुरेज, जो ऑफिस में जाने के लिए सीढ़ियों से उतर रहा था, उसने यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया था। सहर की ये जुर्रत और जाइम के लिए उसकी सच्ची और बेलोस हिफाजत देखकर जुरेज अपनी जगह से साकित रह गया था। उसकी शक्की और मगरूर दिमाग में पहली बार एक जलजला सा आया था। उसे दिल की गहराइयों से ये एहसास होने लगा था कि जो लड़की एक बच्चे की खातिर इस हवेली की सबसे ताकतवर और शातिर औरत से टकरा सकती है, वो लड़की किसी सूरत पैसों के लिए इस बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। क्या तमाशा लगा रखा है इस घर में? रमशा, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मेरे बेटे से दूर रहा करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी उस पर हाथ उठाने की? जुरेज ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए इंतहाई गजबनाक और दहाड़ती आवाज में रिमशा को डांटा था। उसकी आंखों में रिमशा के लिए शदीद गुस्सा था। जुरेज, तुम इस मुलाजमा के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इसने मेरा हाथ मरोड़ा है और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। रिमशा ने इंतहाई खफ्फत और झूठी मजलूमियत का रोब धारते हुए जुरेज से शिकायत की ताकि वो सहर को नीचा दिखा सके। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सहर ने बिल्कुल ठीक किया। आइंदा अगर तुमने जाइम को छूने की कोशिश भी की तो मैं इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जुरेज ने इंतहाई सफाक और दो टोक लहजे में रिमशा को आखिरी वार्निंग दी और सहर की तरफ एक गहरी नजर डालते घर से बाहर निकल गया। सहर ने जाइम को गोद में उठाया और उसे प्यार करते वापस कमरे की तरफ आ गई। जुरेज के दिल में सहर के लिए पैदा होने वाली इस नरमी ने कहानी का रुख एक नई सिमत मोड़ दिया था। दूसरी जानिब सबसे बेखबर अस्पताल की इंतजामिया सालाना ड्रग ऑडिट का अमल शुरू कर चुकी थी। अस्पताल का चीफ फार्मेसी मैनेजर अपने केबिन में बैठा अपने पिछले कई महीनों की अहदियात की रिकॉर्ड की बारीक बीनी से जांच पड़ताल कर रहा था। चारों तरफ मोटे मोटे रजिस्टर और लॉग बुक्स खुली हुई थी। ये कैसे मुमकिन है कि वीआईपी वार्ड में मौजूद अहदियात और हमारी मेन फार्मेसी के रिकॉर्ड में इतना बड़ा फर्क आ रहा है? ये हाई डोज पोटाशियम क्लोराइड के इंजेक्शन का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा? फार्मेसी मैनेजर ने माथे पर पड़ने वाली सिलवटों के साथ अपना चश्मा दुरुस्त करते इंतहाई तशवीश और परेशानी के आलम में अपनी असिस्टेंट से पूछा। उसकी उंगली लॉगबुक की एक मखसूस सफ़े पर सख्ती से जमी हुई थी। सर, मैंने सारा रिकॉर्ड 3 बार चेक किया है। जिस दिन जुरेज सिकंदर के बेटे जाइम की तबीयत खराब हुई थी, उस रात की इन्वेंट्री में से एक हाई डोज पोटाशियम का इंजेक्शन गायब है और उसका कोई इंदराज लॉग बुक में मौजूद ही नहीं है। असिस्टेंट ने इंतहाई घबराहट से जवाब दिया। वो जानता था कि एक संगीन और जानलेवा गफलत थी जो किसी बड़े तूफान का पेशे खमा साबित हो सकती थी। ये एक इंतहाई खतरनाक दवा है जिसे बगैर सीनियर डॉक्टर की तहरीरी इजाज़त के वार्ड में नहीं रखा जा सकता। उस रात नाइट शिफ्ट पर कौन कौन मौजूद था? मुझे फ़ौरन उन सबका डाटा चाहिए। मैनेजर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए इंतहाई सख्त और प्रोफेशनल अंदाज में हुक्म दिया। उसे इस बात की संगीनी का मुकम्मल एहसास हो चुका था कि इस गायब होने वाले इंजेक्शन का ताल्लुक सीधा सीधा जाइम सिकंदर के केस से था। तफ्तीश का दायरा कार फ़ौरन बढ़ा दिया गया और नाइट शिफ्ट की तमाम नर्सों और अमले को बारी बारी फार्मेसी मैनेजर के केबिन में तलब किया जाने लगा। हर एक के चेहरे पर खौफ और घबराहट नुमाया थी। नाइट शिफ्ट की एक जूनियर नर्स जिसका नाम रदा था, वो अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। रदा, तुम इस रात वीआईपी वार्ड के कॉरिडोर में ड्यूटी पर थी? मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने उस रात फार्मेसी केबिन या वीआईपी वार्ड के पास कोई गैर मामूली चीज़ या किसी मखसूस शख्स मशकूक शख्स को देखा था? मैनेजर ने रिदा की आंखों में घूरते इंतहाई सख्त और तशवीशी अंदाज में सवाल किया। उसकी आवाज़ में ऐसा दबाव था जिससे बच निकलना रिदा के लिए नामुमकिन था। सर, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो अपने काम में मसरूफ़ थी। मेरा इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। रिदा ने हकलाते हुए नजरें चुराते हुए इंतहाई घबराहट में झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके पसीने से शराबुल माथे ने उसकी चूड़ी पकड़ ली। देखो रिदा, ये एक पुलिस केस है और जुरेज सिकंदर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुमने सच ना बताया तो मैं सारा इल्ज़ाम तुम्हारे साथ डालकर तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। बोलो, क्या देखा था तुमने?
मैनेजर ने मेज पर जोर से हाथ मारते इंतहाई धमकी अमेज और गर्जदार आवाज में रिदा को डराया। पुलिस और जुरेज सिकंदर का नाम सुनकर रिदा के औसान खता हो गए और फूट फूट कर रो पड़े। सर, मुझे माफ कर दें, मैंने डर के मारे कुछ नहीं बताया था। उस रात जब शहर रिपोर्ट्स लेने के लिए वार्ड से निकली थी तो मैंने सारिया मैडम को फार्मेसी की बंद से कुछ निकालते फिर वीआईपी वार्ड के अंदर जाते हुए देखा था, जबकि वहां की ड्यूटी उनकी नहीं थी। रिदा ने रोते हुए और कांपती हुई आवाज में वो खौफनाक इंकशाफ कर दिया जिसने शहर की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। उसकी इस गवाही ने सारी साजिश का पर्दा चाक कर दिया था। तुम्हें अंदाजा है तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? सारी इस अस्पताल की सीनियर नर्स है। क्या तुम ये बात हल्फिया तौर पर कह सकती हो कि तुमने वाकई से वहां देखा था? मैनेजर ने हैरत और शदीद सदमे की हालत में रिदा की तरफ देखते इंतहाई संजीदा और हतमई लहजे में पूछा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जी सर, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहती हूँ कि वो सारिया मैडी में थी। वो बहुत जल्दी में थी और उनके हाथ में एक इंजेक्शन भी था। मैंने उन्हें वार्ड से निकलते हुए भी देखा था। वो मुसलसल मुस्कुरा भी रही थी। रिदा ने अपने आंसू साफ करते इंतहाई सख्त, पुख्ता और सच्चे लहजे में तस्दीक की। उसके अंदर का खौफ अब हकीकत के सामने दब चुका था और उसका ज़मीर मुकम्मल तौर पर जाग उठा था। इसका मतलब है कि शहर बिल्कुल बेगुनाह थी और ये सारी साजिश सारिया की बिछाई हुई थी। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमें फौरन चीफ मेडिकल ऑफिसर को इस बारे में आगाह करना होगा। मैनेजर ने अपने माथे का पसीना पूंछते इंतहाई तशवीश में खुद कलामी की। उसे शहर की मासूमियत और उसके साथ होने वाले जुल्म का एहसास अंदर ही अंदर चीर गया था। अस्पताल में एक नया और खतरनाक तूफान सर उठा चुका था। शहर की बेगुनाही के सबूत आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आने लगे थे। अस्पताल के पुराने और तारीख रिकॉर्ड रूम में गुप अंधेरा था और जूनियर नर्स रदा चुपकर एक कोने में खड़ी थी। उसका ज़मीर मुसलसल उसे कचोके लगा रहा था। एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद होने का सोचकर उसे सोने नहीं दे रहा था। उसे आखिरकार हिम्मत करते और कांपते हाथों से अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड से सर का नंबर निकालकर उसे फ़ोन मिलाया था। हेलो सर, मैं रिदा बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उस रात वीआईपी वार्ड में इंजेक्शन सारिया मैडम ने बदला था और तुम बिल्कुल बेगुनाह हो। रिदा ने हाँफती हुई आवाज़ में जल्दी जल्दी सैर को हकीकत बनाने की कोशिश की। उसकी आवाज़ में एक शदीद किस्म की घबराहट और पकड़े जाने का खौफ वाज़िह तौर पर महसूस हो रहा था। क्या कह रही हो रिदा? मुझे तफसील से बताओ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुमने खुद सारिया को इंजेक्शन बदलते देखा था? सैर जो हवेली के अपने कमरे में मायूस बैठी थी, ये सुनकर एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज़ में हैरत और उम्मीद की एक ज़बरदस्त किरण जाग उठी थी। इससे पहले कि रिदा कुछ और बता पाती, अचानक पीछे से एक जोरदार झटका लगा और सारिया ने खूनख्वार दरिंदे की तरह रिदा के हाथ से फ़ोन छीन लिया। अगर तूने अपनी ज़ुबान दोबारा खोली तो तुझे इस अस्पताल से नहीं बल्कि इस शहर से भी गायब करवा दूंगी। अपनी नौकरी और जान प्यारी है ना, तो अपना मुंह सख्ती से बंद रखना। सारिया ने रिदा के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ते इंतहाई जहरीले और भयानक लहजे में धमकी दी और कॉल काट दी। शहर को फ़ोन पर सुनाई देने वाली इस अधूरी कॉल और सारिया की धमकी से सारी साजिश की मुकम्मल समझ आ चुकी थी। उसका खून गुस्से और इंतकाम की आग से खोलने लगा था। सैर तेजी से कदम उठाती सीधी जुरेज सिकंदर के स्टडी रूम में दाखिल हुई। जुरेज अपने लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें जमाए किसी अहम काम में मसरूफ था। मुझे अभी इसी वक्त अस्पताल जाना है। मेरे पास अपनी बेगुनाही का सुराग आ गया। सारी ने वो जहरीला इंजेक्शन बदला था। मुझे मुझे तफ्तीश करने थे। सहर ने जुरेज की मेज पर दोनों हाथ रखते इंतहाई पुरअज़्म और बेबाक लहजे में अस्पताल जाने की इजाज़त मांगी। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। तुम्हारी कहानियां और तुम्हारे ड्रामे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तुम एक झूठी और मक्कार लड़की हो जो अब अपनी जान छुड़ाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही हो। जुरेज ने अपनी ऐनक उतारते इंतहाई हकारत और शदीद गुस्से से सैर की तरफ देखकर उसकी बात को यकसर मुस्तरद कर दिया था। उसका शक्की दिमाग किसी सूरत सैर की सच्चाई मानने को तैयार ही नहीं था। मैं सच कह रही हूँ मिस्टर सिकंदर, एक जूनियर नर्स ने मुझे खुद छुपकर फ़ोन कॉल किया था। खुदा के वास्ते मुझे मेरे नाम पर लगा ये खूनी दाग साफ करने दे। मैं कातिल नहीं हूँ। सहर ने ज़ारों की तरह रोते हाथ जोड़कर जुरेज के सामने इल्तजा की, लेकिन जुरेज के चेहरे पर सख्ती में ज़रा बराबर कमी न आई। बकवास बंद करो तुम इस हवेली की दहलीज से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। तुम्हारी जगह सिर्फ इस हवेली की कैद और जाइम की खिदमत है। जुरेज ने अपनी कुर्सी से उठकर दहाड़ते हुए सैर का बाजू इंतहाई बेदर्जी से पकड़ा
اور اسے گھسیٹ کر اس کے کمرے میں دھکیل دیا. اسے باہر سے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور سحر اندر دروازہ پیٹتی اور اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی رہ گئی. چند دن بعد سریش سکندر ایک انتہائی اہم کارپوریٹ میٹنگ کے سلسلے میں اسی اسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے ملنے گیا تھا. میٹنگ کے بعد وہ اکیلا کوریڈور سے گزر رہا تھا تو اتفاقاً اسپتال کے سیکورٹی انچارج اور چیف میڈیکل آفیسر کے دبے لفظوں میں ہونے والی گفتگو اس کے کانوں میں پڑ گئی. زریز خاموشی سے دیوار کے پیچھے کھڑا ہو گیا. سر، پرانے سرور سے جو CCTV فوٹیج ریکور ہوئی ہے وہ بہت خطرناک ہے. اگر زریز سکندر نے یہ دیکھ لی تو وہ اس ہسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. ہم سب برباد ہو جائیں گے. چیف میڈیکل آفیسر نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے انتہائی پریشانی اور خوف سے سیکیورٹی انچارج کو بتایا. ان دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. کیا چھپا رہے ہو آپ لوگ مجھ سے؟ اور کون سی فوٹیج جو مجھے برباد کر سکتی ہے؟ وہ مجھے فوٹیج ابھی دیکھنی ہے. زریز فوراً ان کے سر پر جا پہنچا اور انتہائی غضبناک اور گرجدار آواز میں مداخلت کی. دونوں اعلیٰ افسران زریز سکندر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر خوف سے لرز اٹھے. سر، وہ دراصل ایک پرانی ویڈیو ہے. سرور کی خرابی کی وجہ سے ہم اسے آپ کو دکھا نہیں سکے تھے. اس میں کچھ خاص نہیں ہے. سیکیورٹی انچارج نے ہکلاتے ہوئے اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بات گول کرنے کی ناکام کوشش کی. اگر تم نے 1 منٹ بھی ضائع کیا تو میں اس ہسپتال کے تمام شیئرز خرید کر تم سب کو سڑک پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دوں گا. ابھی کنٹرول روم چلو اور لگاؤ وہ فوٹیج بڑی اسکرین پر. زریز نے سیکیورٹی انچارج کا کالر اپنی مضبوط ہاتھوں میں جکڑتے انتہائی شفاق اور دھمکی امیز لہجے میں آخری وارننگ دی. کنٹرول روم میں زریز کے سامنے بڑی اسکرین پر وہ ریکور ہونے والی فوٹیج چلائی گئی. اسکرین پر ساڑیاں واضح طور پر سحر کی غیر موجودگی میں زائم کی ڈرپٹ میں زہریلا انجیکشن بدلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ اور سازشی انداز کملے کی آنکھ نے مکمل طور پر محفوظ کر لیا تھا. حقیقت دن کی روشنی کی طرح واضح ہو چکی تھی. حقیقت واضح ہوتے ہی زریز سکندر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا. اس کے پیروں تلے سے زمین گزر گئی تھی اور اس کا سارا غرور مٹی میں مل گیا تھا. اسے اپنے ادا کیے کہ ایک ایک لفظ اپنے ظلم اور سحر جیسی پاک دامن لڑکی پر ڈھائے گئے قہر پر شدید اور جان لیوا پچھتاوا ہونے لگا. اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے ایک معصوم اور فرشتہ صرف لڑکی کو حوالات کی تری کوٹری میں رول دیا. اس کی غریبی اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے گھر کی قیدی بنا لیا. میں کتنا بڑا درندہ ہوں اور بے رحم انسان ہوں. میں نے ایک بے گناہ لڑکی کی عزت اور اس کی زندگی تباہ کر دی. میری فرعونیت نے مجھے اندھا کر دیا تھا. زریز نے اپنے ماتھے پر دونوں ہاتھ مارتے انتہائی کرب اور روح فرسا اذیت سے بھرپور آواز میں خود کلامی کی. اس کی سرخ آنکھوں سے ندامت اور شدید پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے. زریز نے فوراً اپنا فون نکالا اور شہر کے اعلیٰ پولیس افسران کو کال کی. وہ سیدھا اسپتال کے اسی VIP وارڈ میں پہنچ گیا جہاں وہ ساریہ ڈیوٹی پر موجود تھی. قاتل اور گھٹیا عورت کو ابھی عرصی وقت ہتھکڑیاں لگاؤ. اسے ایک معصوم لڑکی کو بچانے کے لیے میرے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی ہے. زریز نے ساریہ کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے انتہائی نفرت اور غصے سے جلال بھرپور آواز میں پولیس کو حکم دیا. اسپتال کے تمام عملے اور مریضوں کے سامنے ساریہ کو ذلیل کر کے گرفتار کر لیا گیا. پولیس کی سخت ترین تفتیش کے دوران ساریہ نے حسد اور سحر سے بدل لینے کی آگ میں کیے گئے اپنے اس بھیانک جرم کا مکمل طور پر اعتراف کر لیا تھا. زریز شدید احساس ندامت اور اپنے اندر پیدا ہونے والی سحر کی سچی محبت کے ساتھ اپنی حویلی واپس لوٹا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً سحر کے قدموں میں گر کر اس سے اپنے تمام مظالم کے تہہ دل سے معافی مانگ سکے اور اسے اس گھر کی اور اپنی زندگی کی اصل مالکین کا درجہ دے سکے. وہ تیز قدموں سے چلتا سیدھا زائم کے کمرے میں پہنچا. لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی سانسیں وہی رک گئی. سحر اپنا پرانا اور خستہ حال سامان باندھ چکی تھی اور بالکل تیار کھڑی تھی. اس کے چہرے پر ایک عجیب سے ویرانی اور سرد میری تھی. زریز سکندر کے چہرے کی ویرانی اور پچھتاوا دیکھ کر پہلی نظر میں ہی وہ سمجھ گئی کہ اسے سارا سچ معلوم ہو چکا ہے اور وہ شرمندہ ہے. سحر، مجھے سارا سچ معلوم ہو چکا ہے. میں جانتا ہوں کہ تم بے گناہ ہو. مجھ پر ایک نظر تو ڈالو سحر، میں شرمندہ ہوں. زریز نے انتہائی لرزتی ہوئی آواز اور مجرموں جیسی شرمندہ نظروں کے ساتھ سحر کی طرف دیکھتے بات شروع کرنے کی کوشش کی. اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا. اس سے پہلے کہ زریز اپنی بات مکمل کر پاتا سحر نے اپنی بیگ کی زپ بند کی اور نکاح نامہ اس پر سائن کیے گئے طلاق کے کاغذات زریز کی طرف بڑھا دیے. میں نے زائم کو موت کے منہ سے نکال کر اپنا ذلت امیز معاہدہ پورا کر دیا ہے اور مجھے آپ کی اس جہنم اور اس قید سے ہمیشہ کے لیے آزادی چاہیے.
सहर ने इंतहाई सर्द और बेतासुर लहजे में जुरेज की आंखों में देखकर अपना आखिरी फैसला सुनाया। उसकी आवाज़ में जुरेज के लिए कोई जज्बा या हमदर्दी बाकी नहीं रही थी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो सहर। मेरा गुरूर और मेरा डर मुझे अंधा कर चुका था। मुझे अपनी गलतियों का अजाला करने का एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। जुरेज की आंखों में नदामत के आंसू झलक पड़े थे। उसने हाथ जोड़कर सहर के सामने एक भिखारी की तरह इल्तिजा की थी। उसकी मर्दाना अना मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। सहर ने जुरेज की आंखों में मौजूद आंसू को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था और अपना बैग कंधे पर लटका कर बगैर कोई और लफ्ज़ कहे हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई थी। उसे एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं दिखा था। सहर के जाने के बाद उस आलीशान हवेली पर मौत जैसी खामोशी और वीरानी छा गई थी। सहर वापस अपने छोटे और खस्ता हाल घर में चली गई थी, जहाँ उसकी दादी और बहन उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन सहर का अपना दिल जाइम के लिए हर पल तड़पता था। वो रातों को उठ उठ कर उस मासूम बच्चे की याद में ज़ारों की तार होती थी। दूसरी तरफ हवेली में जब जाहिम को पता चला कि उसकी प्यारी मामा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, तो उसने शदीद बगावत कर दी। उसका हसास दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे मेरी मामा चाहिए, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आप सब गंदे लोग हैं, आपने मेरी मामा को भगा दिया। मैं आप सबसे नफरत करता हूँ। जाहिम ने खाने की ट्रे मेज पर जमीन पर फेंकते जोर जोर से दहाड़े मार कर रोते जुरेज और रिमशा पर अपना सारा गुस्सा उतारा। उसे अपनी जिंदगी बचाने वाली दवाइयां भी दीवार पर मार दी थी। जाहिम, मेरे बच्चे जिद मत करो, दवाई पी लो ना, वरना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए नई मामा ले आऊंगा ना। जुरेज ने रोते हुए बच्चे को अपने गले से लगाते और संभालने की कोशिश की, लेकिन जाहिम ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। मुसलसल रोने, खाना पीना छोड़ने और नडाल होने की वजह से जाहिम की हालत एक बार फिर से तेजी से बिगड़ने लगी। उसकी दिल की धड़कन मुकम्मल तौर पर बेकाबू होने लगी। उसका रंग पीला पड़ने लगा। जुरेज दुनिया भर की दौलत और ताकत रखने के बावजूद अपने बेटे की गिरती हुई हालत के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस और लाचार हो चुका था। दुनिया का कोई डॉक्टर अब जाइम का इलाज नहीं कर सकता था। जाइम सिर्फ एक ही जिद पर अड़ा हुआ था कि उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी मामा सहर के पास जाना है। आखिरकार जुरेज अपनी तमाम तर मर्दाना अना, अपनी फरौनियत जैसा गरूर और अपनी ताकत साइड पर रखकर मौत की दहलीज पर खड़े जाइम को अपनी गोद में उठाता सीधा शहर के गरीब खाने पर पहुंचा था। शहर के टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। शहर दरवाजा खोलती है तो सामने जुरेज और इसके हाथों में मौत की कश्मकश में मुब्तला जाइम को देखकर शहर की जान निकल जाती है। जुरेज सीधा शहर के कदमों में गिर पड़ता है और बच्चों की तरह दहाड़े मार कर रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दो शहर, मैं एक मुजरिम हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, मेरी जान ले लो, लेकिन लेकिन खुदा के वास्ते मेरे इस मासूम बच्चे को बचा लो, कि तुम्हारे बगैर मर जाएगा। जुरेज ने शहर के पैर पकड़ते इंतहाई गिड़गिड़ाते और टूटे हुए लहजे में अपनी तमाम ज्यादतियों की माफ़ी मांगी थी। उसका सारा गुरूर, उसकी दौलत शहर की चौखट की खाक बन चुकी थी। तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ शहर। तुम्हारी पाकीज़गी और तुम्हारी सच्चाई ने मेरे पत्थर दिल को मम कर दिया है। मुझे तन्हा मत छोड़ो, मुझे और जाइम को अपना लो, वरना हम दोनों ख़त्म हो जाएंगे। जुरेज ने आंसू से भरी आवाज़ में और सिसकियों के साथ शहर के सामने अपने सच्चे और बेलौस इश्क का इकरार भी कर दिया था। मामा, आप मुझे छोड़कर क्यों आ गई? मैं आपके बगैर मर जाऊंगा, प्लीज़ मुझे अपने साथ रख ले, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। जाइम ने इंतहाई नकाहत और बामुश्किल अपने कमज़ोर हाथ उठाकर शहर का दुपट्टा पकड़ा और सिसकियाँ लेते हुए मिन्नतें की। उसकी मासूम आंखों में मौत का खौफ और शहर के लिए बेपनाह मोहब्बत छलकती पड़ी रही थी। शहर जो खुद जाइम के बगैर अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी और जिंदा लाश बन गई थी। बच्चे की इंतहाई नाजुक और दर्दनाक हालत देखकर अपने तमाम गुनाह, गले शिकवे भूल गई थी। उसकी ममता और उसकी मोहब्बत उसके गुस्से पर मुकम्मल तौर पर गालिब आ गई थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रह सकती हूँ। सैर ने फौरन जाइम को जुरेज के कांपते हाथों से लेकर अपने सीने से लगा लिया और उसके आंसुओं से भरे चेहरे को बेतहाशा चूमने लगी। उसे जुरेज को उसके बदले हुए सच्चे रूप, उसकी नदामत और उसकी बेपनाह मोहब्बत की वजह से दिल से माफ़ कर दिया। सहर ने अपनी जेब से तलाक के मनहूस कागजात निकाले और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिया। सहर वापस उस हवेली में एक मजबूर कैदी और अदना मुलाजमा की हैसियत से नहीं, बल्कि जुरेज सिकंदर की सच्ची मोहब्बत, उसकी बाइज्जत और बावक्कार बीवी
اور ज़हन की हकीकी माँ के तौर पर वापस लौटी। जुरेज की आंखों में अब शहर के लिए सिर्फ सच्ची मोहब्बत और इज्जत थी। अब उस हवेली में कोई दुख और आंसू नहीं थे, बल्कि खुशगवार और बेहद खूबसूरत जिंदगी उन तीनों का शिद्दत से इंतजार कर रही थी।